तो दोस्तों आपका एक्सपीरियंस जीएस सेंटर में स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में जानेंगे, जो कि हम सिलेबस में यूपीपी और यूपी होमगार्ड के सिलेबस में दिया है। कृषि, उत्तर प्रदेश का कृषि, जैसे कि यदि हम भूगोल को जानेंगे, जिस जहाँ का भौगोलिक दृष्टि को ही पहचान जाएंगे, तब जानेंगे कहाँ की खेती कैसी होती है। भूगोल पर ही कृषि निर्भर होता है और जलवायु पर। तो हम भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश को देखेंगे और उसके बाद जलवायु। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यानी कि एरिया जो है 2,40,928 वर्ग किमी है। क्या है दोस्तों? 2,40,928 वर्ग किमी है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 7.33% है। यानी कि समझ लीजिए कि भारत का क्षेत्रफल 100% है। उसमें से उत्तर प्रदेश का योगदान जो है एरिया का, तो 7.33% है। कितना है? 7.33%। जो एग्जाम में आ गया है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का यूपी का कितना क्षेत्रफल पड़ता है, तो 7.33% एग्जाम में आया है यूपीपी का, और आ भी सकता है, आगे वाला कई एग्जामों में आया है। तो 2,40,928 तो ऐसे एरिया है। और भारत के कुल क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत में कितना है? तो 7.33। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व से पश्चिम तक लंबाई, यानी कि 650 किलोमीटर दिया है। तो पूर्व से पश्चिम यानी कि बलिया। सबसे उत्तर प्रदेश में पूर्वी जिला कौन सा है? तो देखिए नक्शा में यहाँ जो दिखाई दे रहा है रेड कलर का, सबसे अंतिम में यह बलिया होता है। और इधर शामली कौन सा जिला? पश्चिमी। आपको पहले बताया होगा, पीछे वाला वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो उसको भी देख लीजिएगा। तो इसमें क्या है? तो पश्चिमी, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो शामली। कौन सा है? शामली। तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक का लंबाई कितना है दोस्तों? तो 650 किलोमीटर। कितना है? 650 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के उत्तर से दक्षिण तक, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक, यानी कि उत्तर में सबसे कौन सा जिला था? ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा होगा रेड कलर का, यह सहारनपुर है। यानी सहारनपुर से लेकर नीचे सोनभद्र था, सोनभद्र। तो सोनभद्र तक कुल लंबाई 240 किमी है। कितना है? 240 किमी। उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई, जिसे हम बोलते हैं चौड़ाई हो जाएगा, वो लंबाई हो जाए। तो चौड़ाई जो है 240 किमी और लंबाई 650 किमी। भारत में क्षेत्रफल के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो चौथा नंबर पर है। किस नंबर पर है? चौथा नंबर पर। इससे जो तीन आगे है वो कौन कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल है, 3 राज्य है। तो कौन कौन से? तो पहला है राजस्थान। तो देखिए राजा कभी भी बड़ा होता है, राजा। राजा के बाद क्या? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो मध्य में भी रहेगा वो भी बड़ा रहेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। देखिए चौथा पर कौन है? तो यूपी। तो पहला पर कौन है? देखिए भारत में सबसे बड़ा राजस्थान, 2 नंबर पर मध्य प्रदेश, 3 नंबर पर महाराष्ट्र। और यूपी किस स्थान पर है? तो चौथा पर। यूपी का स्थान कौथा है? चौथा। यूपी का स्थान चौथा, तो यानी कि चौथा स्थान पर है। अब उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। तो देखिए उत्तर प्रदेश मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। देखिए उत्तर प्रदेश मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया, यानी कि यह भौगोलिक दृष्टि से 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से उत्तर प्रदेश को? तो भाबर एवं तराई का प्रदेश, भाबर एवं तराई का प्रदेश। सेकेंड, गंगा यमुना का मैदान, गंगा और यमुना का मैदान। देखिए दोस्तों, यहाँ से उत्तर प्रदेश से सबसे जो बड़ी भारत की सबसे लंबी नदी है, 25-25 किलोमीटर है, जो जिसका लंबाई है, तो वह गंगा है, जो कि उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है। और यमुना नदी भी उत्तर प्रदेश से गुजरती है, जो कि गंगा की सहायक नदी यमुना। तो देखिए यही सब जो है ना, गंगा के आसपास वाला ही मैदान गंगा यमुना का मैदान होता है। और यह बहुत ही उपजाऊ होता है, तो इसे ही गंगा यमुना का मैदान बोलते हैं। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण का पठारी प्रदेश, दक्षिण का पठारी प्रदेश, भाबर एवं तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान, दक्षिण का पठारी प्रदेश। यह 3 है। कौन कौन सा? तो भाबर एवं तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान सेकेंड, थर्ड नंबर दक्षिण का पठारी प्रदेश। 3 यह जो है कि भौगोलिक दृष्टि से 3 प्राकृतिक प्रदेशों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया? तो देखिए भाबर एवं तराई का प्रदेश फर्स्ट, सेकेंड गंगा यमुना का मैदान, थर्ड दक्षिण का पठारी प्रदेश। तो फिर से एक बार, भाबर एवं तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान, थर्ड नंबर दक्षिण का पठारी प्रदेश। देखिए यह हो गया। तो अब देखिए इसको मैप से समझेंगे। देखिए जो ऑरेंज कलर का ऊपर है, हम इसको भी भाबर और तराई को भी बांट दिया है, लेकिन मतलब यह 3 ही पार्ट में है, 4 पार्ट में नहीं। हम समझने के लिए बांटे हैं। देखिए जो भाबर वाला जो ऑरेंज कलर का है,
देखिए भाबर का क्षेत्र आखिर क्या होता है, तो देखिए भाबर का क्षेत्र जो जैसे होता है दोस्तों, तो आप पत्थर देखे होंगे, कंकड़ कंकड़ किसी फिल्मों में देखे होंगे कि जैसे कि ऊपर पत्थर है, नीचे से पानी, मतलब पानी गंगा जी का या किसी भी नदी का पानी बह रहा है, उस पर कोई खड़ा है तो आपका जूता या कोई भी अगर खड़े हैं तो भीगेगा नहीं। तो जैसे होता है कि ये कंकड़ीला टाइप का होता है कि नीचे नीचे से पानी जाता है, तो देखिए जो ऊपर जो कंकड़ीला टाइप का होता है, जो पत्थर उथर का या कंकड़ होते हैं, वही सब भाबर क्षेत्र भाबर बना देते हैं, वही भाबर बनाते हैं जहाँ वो फैले रहते हैं, उसी क्षेत्र को हम भाबर प्रदेश बोलते हैं। जहाँ पर कंकड़ उंकड़ रहेंगे और उसका जो पानी बहेगा तो वो दिखाई तो देगा नहीं, क्योंकि कंकड़ ऊपर रहेंगे तो वो ऊपर से हम लोग खड़े भी हो जाएंगे, नीचे से पानी बहता है, जैसे कोई पत्थर है और नीचे से पानी बह रहा है, तो वही समझ लिए कंकड़ उंकड़ जो होते हैं, छोटे छोटे पत्थर का टुकड़ा उकड़ा, तो वही प्रदेश भाबर बना देते हैं और उसके नीचे नीचे पानी बहता है। आप लोग कल्पना एक बार कर लीजिए, इमेजिन। उसके बाद आता है तराई। तो देखिए तराई कौन सा होता है, देखिए भाबर से जो पानी निकलता है, जान मान लीजिए कि पत्थर कंकड़ेला है, ऊपर से आ रहा है पत्थर कंकड़िया सब भरा भरा है, तो वहाँ से जो पानी निकलेगा, कोई कहीं मैदानी क्षेत्र में गया तो वहाँ से जो निकलता है वो दिखाई तो देता है, लेकिन वो जो भी अगल बगल का क्षेत्र है, मतलब जो कंकड़ीला है उसके अगल बगल का, तो वह क्या होता है कि वो पानी से नमी, वो नमी युक्त होता है, नमी युक्त होता है तो तर तर होता है, जिसे हम अपने भाषा में तरी तरी बोलते हैं ना, तो वही तराई, यानी कि दम मतलब कि तरी होता है, तरी यानी कि नमी, उसमें नमी युक्त मिट्टी होता है, एकदम नमी, तो तराई प्रदेश में उसको काउंट करते हैं। किसमें? तराई, उसी को बोलते हैं तराई, जो पानी से बहुत ही बिगाड़ रहते हैं, उसमें केवल पानी ही लगा रहता है, केवल पानी ही लगा रहते हैं, उसी को तराई प्रदेश बोलते हैं अपने भाषा में, समझ लीजिए। उसके बाद आते हैं मैदानी क्षेत्र। देखिए मैदानी क्षेत्र कौन सा है, देखिए गंगा यमुना के जो सेकेंड वाला मैदान पड़े थे, वही है मैदानी क्षेत्र। यही जो है ना तो बहुत उपजाऊ है, क्योंकि गंगा और यमुना का जो होता है ना, आसपास के जो मिट्टी है तो वह क्या होता है, खादड़ और बांगड़ में बन के, इसके आगे चर्चा करेंगे, तो खादड़ और बांगड़ बन जाते हैं। तो वही क्या होता है कि मैदानी क्षेत्र वही बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होता है, तो यह गंगा यमुना के मैदान को मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। और दक्षिण का पठारी प्रदेश, दक्षिण का पठारी प्रदेश होता है, तो देखिए दक्षिण का पठारी प्रदेश जो कि यहाँ ललितपुर, झांसी उसी सोनभद्र तक ये फैला रहता है क्षेत्र, जो कि पठार पठार होता है, जो कि एक पर्वत पठार हम लोग जानते हैं, तो पठार होता है जो कि बुंदेलखंड का पठार हम लोग जानते हैं, तो वही उसी से बना है यह सब, बुंदेलखंड का, जो कि विंध्याचल के श्रेणी से बना हुआ है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं इसके विषय में। तो देखिए पहले हम भाबर एवं तराई का प्रदेश देखते हैं, भाबर एवं तराई का प्रदेश। तो देखिए जैसे हमारी जो भी नदियाँ निकलती हैं, जैसे गंगा हो गया या यमुना हो गया, तो यमुना यमुनोत्री से निकलता है, गंगा गंगोत्री से निकलता है। तो देखिए यह सब कहाँ से निकलती हैं, तो सब हिमालय से निकलती हैं। कहाँ से आती हैं? सब हिमालय से। उत्तराखंड में है हिमालय सब फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमालय सब जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला, सिक्किम उक्किम सब, ये हिमाचल प्रदेश सब फैला, उत्तराखंड। तो यही हमारा जो उत्तराखंड से आती है नदियाँ, तो हिमालय से आती है। कहाँ से आती हैं? गंगा या हिमालय से। तो देखिए जो भी नदियाँ हिमालय से आती हैं तो अपने साथ, देखिए जैसे आप ही एक इमेजिन करिए, जैसे कि आप अगर ढलान टाइप का कोई है, ढलान टाइप का, तो देखिए अपने भाषा में समझिए, ढलान टाइप का अगर पानी उस पर से छोड़ेंगे, देखते हैं नहीं बरसात के दिनों में मिट्टी ऊपर से काट काट कर नीचे वो आदमी लोग कहते हैं कि देखिए कटान हो रहा है, कटान हो रहा है पानी से, तो वहाँ पेड़ ओड़ लगाइए या तो किसी तरह के। तो उसी तरह हिमालय पर भी होता है, जो नदियाँ होती है ना, तो अपने साथ बहुत तेज़ी से धारा लेकर आती है। कहा जाता है ना, गंगा जब चलती है ना, तो जब ऊपर से चलती है तो युवा अवस्था उसको बोलते हैं। देखिए गंगा जब ऊपर से, जैसे यंग लड़के कुछ भी करते हैं, उसी तरह गंगा को जब समतल पर ढलान से जब नदियाँ चलती है तो बहुत तेज चलती है, यानी कि उसे युवा अवस्था बोलते हैं। तो जब उसमें चलती है ना, तो क्या बड़े बड़े पत्थर और कंकड़ पत्थर अपने साथ बहुत चट्टानों को लेकर आती हैं, जो कि हिमालय यहाँ दर्शाया गया, यहाँ से लेकर आती है, और वह सब लेकर आ जाते हैं नीचे, और वही सब क्या बना देती है? भाबर प्रदेश बना देती है। क्या बना देती है? भाबर प्रदेश। और इसमें क्या होता है कि भाबर प्रदेश तो साथ में लेकर आती हैं, तो इसमें जो अभी पत्थर जो दिखाई दे रहा है भाबर वाला, तो इसमें आपको पानी अंदर अंदर बहता है, केवल बहता है, आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसमें से पानी जो धार है वो बह रहा होता है, बह रहा था, और बहकर फिर आगे जो जाता है, जो कि ये हरा कलर का दिखाई दे रहा है, इसमें जाकर धीरे धीरे निकल जाता है, और आपको यहाँ जो कंकड़ पत्थर में तो आपको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये सब भाबर प्रदेश है।
लेकिन वह आगे जाकर धीरे धीरे निकल जाता है। तो जहाँ पर ये निकलता है वहाँ सब तरी हो जाता है, तरी नमी युक्त रहता है। क्या रहता है? नमी युक्त पानी लगा रहता है हमेशा। इसी को जो हरा कलर का है ये तराई प्रदेश बन जाता है। क्या बन जाता है? तराई प्रदेश। क्या बनता है? तराई। तो इसी को हम भाबर एवं तराई बोलते हैं। भाबर ये हो गया पत्थरों का, और तराई जो उनसे पानी निकल कर मतलब कि जहाँ हमेशा पानी लगा रहता है, नमी युक्त हो रहता है, तो वह तराई बोलते हैं। देखिए तराई युक्त में क्या होता है ना, कभी कभी देखिए जहाँ पानी लगेगा वहाँ पर गंदगी रहता है, और वहाँ से मच्छर उच्छर भी लगते हैं, मच्छर उच्छर बीमारियाँ फैलती हैं। लेकिन एक अच्छा बात है, जैसे धान उनका खेती होता है यहाँ पर बहुत ही अच्छा। जैसे कि देखिए अब आगे डिस्कस करेंगे कौन सा भाबर है और तराई प्रदेश। तो देखिए तराई प्रदेश में तो यह है कि धान उनका खेती होता है बढ़िया, धान उनका हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बीमारी उमारी भी सब फैलता रहता है तराई में। अब देखिए यह बात, तो तराई के बाद आ जाएंगे फिर क्या होता है कि हम वो पढ़े थे मैदान, कौन सा मैदान? गंगा यमुना का मैदान। तो देखिए गंगा और यमुना का मैदान, कौन सा? गंगा और यमुना का, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए गंगा जब बहती है और यमुना बहता है, तो जो उसके आसपास के जैसे कि क्या होता है ना, गंगा यमुना पर, तो उसको गंगा यमुना मैदान पूरा उसको मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। और देखिए उसमें भी ना नदियाँ, जैसे दो प्रकार की वहाँ पर मिट्टियाँ छोड़ती है नदियाँ। कितने प्रकार की? दो प्रकार की, खादर और बांगर। खादर और बांगर। जब हम मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे ना, जब मिट्टी के बारे में, उत्तर प्रदेश की मिट्टी या भारत के भूगोल भी इसमें दिया है, उस मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे तो उस मिट्टी में भी चर्चा करेंगे इन मिट्टियों को। अभी केवल आपको ऊपर से बस समझ लीजिए। तो देखिए हम बता दे रहे हैं, जो खादर होता है और बांगर, खादर और बांगर, तो देखिए दो प्रकार की मिट्टियाँ बनती हैं। तो देखिए खादर क्या होता है? जैसे कि होता है ना, अगर बाढ़ आता है आपके पास, तो जिनके खेत में होता है ना कि हमेशा प्रत्येक साल आता है पानी, प्रत्येक साल आता है, तो समझिए वो खादर है। क्या है? खादर। और जिनके खेत में होता है कि 4 साल पर, 5 साल पर या 10 साल पर एक बार आएगा, होता है ना कि 10 साल के बाद इनके खेत में आता है पानी, तो वो बांगर मिट्टी होती है। क्या होती है? बांगर। और जिनके खेत में हर प्रत्येक साल पर पानी आता है फिर चला जाता है, प्रत्येक साल पर आता है फिर चला जाता है, तो यह दोनों उपजाऊ मिट्टियाँ हैं। लेकिन जो खादर है वो नवीन मिट्टी होती है, क्योंकि वो लेकर, देखिए यह जो नदियाँ आती हैं या गंगा जी लेकर आती हैं, तो अपने साथ मृदा उर्दा सब अवसाद वसाद लेकर आती है। वो समझिए खाद जो हम बोलते हैं ना, खाद, वो सब खाद लेकर आती हैं। कांप उप के मिट्टी लेकर आते बनाती हैं और लेकर आके छीट देते हैं, तो खाद बन जाता है। यानी कि नहीं होता है उधर का मिट्टी इधर लेकर आ जाते हैं, तो वो मिट्टी मिश्रण हो जाती है, तो वह बहुत ही उपजाऊ हो जाती है। तो इसे जो नया मिट्टी होता है, जो प्रत्येक साल मतलब कि आदान प्रदान होता रहता है, नया मिट्टी जिसे बोल सकते हैं कि आती है नया मिट्टी हर साल लेकर जो आएगा, हर जिस खेत में हर साल गंगा जी आती हैं तो नया मिट्टी बनेगा। तो नया मिट्टी बनेगा तो उसे खादर बोलेंगे। जो 10-10 साल पर, 5-5 साल पर जिस खेत में जाएंगे उसे बांगर बोलते हैं। तो देखिए खादर बांगर में यही है कि जो नज़दीक वाला क्षेत्र होता है उसे खादर, खादर क्योंकि तुरंत उसमें जाएगा। और यही देखिए बांगर जो दिखाया गया है, बांगर, यहाँ पर खींचा गया है बांगर। और इसके बगल में जो रेड, तो ये भी है रेड वाला जो है खादर, नज़दीक वाला जो है खादर, ये जो दिखाया गया है खादर। और इसके बगल वाला यह है बांगर, क्योंकि दूरी वाला होता है तो बांगर। और यहाँ भी आप भाबर से समझ सकते हैं, भाबर जो पत्थर पत्थर दिया है उसके आगे हरा हरा वाला है तराई। तो इस प्रकार ये आप हम समझ सकते हैं कि आपको खादर, बांगर और ये भाबर और तराई में कुछ क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसके बारे में, भाबर और तराई के बारे में। तो देखिए भाबर एवं तराई का प्रदेश, भाबर एवं तराई का प्रदेश। देखिए भाबर और तराई का क्षेत्र पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया तक फैला हुआ है। कहाँ तक? भाबर और तराई का क्षेत्र पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया तक फैला हुआ है। देखिए हम आपको मैप से समझाए थे पीछे, आप पीछे वाला वीडियो देखना चाहेंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश को मैप को समझ सकते हैं आसानी से, और आप समझ जाएंगे कहाँ सहारनपुर पड़ता है, कहाँ देवरिया पड़ता है। क्या होता है ना कि अगर हम आपको थ्योरी बता रहे हैं तो उसमें ज़रूरी होता है इमेजिन करना। इमेजिन कैसे करेंगे? जब आपको मैप की कंसेप्ट क्लियर रहेगा। इसीलिए हम पहले मैप कराए हैं कि आप लोग को समझ आए। अभी भी आगे भी आएगा। तो ऐसे क्या होगा कि जब तक आप मैप नहीं जानेंगे तो क्या रट्टा तो मार लेंगे फिर भूल जाएंगे। अब मैप से जब होता है ना तो आपको हमेशा याद रहेगा, और एक बार आप देखेंगे तो आपको ये सब देखना ही नहीं पड़ेगा थ्योरी व्यूरी, केवल आपको समझना है। तो देखिए फिर से हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए जो कि अभी इसका जो कि है कि भाबर, ये वाला दिखा रहे हैं, इसका मैप है। तो देखिए इसका जो अभी भाबर और तराई का क्षेत्र पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला है? भाबर और तराई का क्षेत्र पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया तक। तो देखिए ऊपर जो इस मैप में हम देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र है जो है यह सहारनपुर पड़ता है। क्या पड़ता है? सहारनपुर। और यहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर जो अभी यहाँ मैप में देखेंगे आप, तो ये जो ऊपर भाबर वाला दिखाई दे रहा है, भाबर प्रदेश, जो कि वो
ऑरेंज कलर का है। तो ऑरेंज कलर जो इधर है तो वो यही सहारनपुर है, सहारनपुर, और यही पीलीभीत, रामपुर, बरेली, सब लखीमपुर खीरी होते हुए बलरामपुर देवरिया तक फैला हुआ है। कहाँ तक? देवरिया तक, यहाँ तक देवरिया तक फैला हुआ है। यही भाबर प्रदेश है। क्या है? भाबर। और एक विशेष बात देख लीजिए दोस्तों, क्या होता है ना कि थोड़ा इसमें हम बनाए हैं जो अभी आपको प्रदेश, तो थोड़ा ज़्यादा इसको डार्क मतलब रंग दिए हैं। तो एक होता है ना कि जो जिस तरह मैप में होता है उस तरह नहीं रंगा गया, केवल आपको समझाने के लिए था। तो जैसे क्या होता है ना कि ये जो है कि पश्चिम और उत्तर, सबसे ऊपर है उत्तर, नीचे है दक्षिण, इधर है पश्चिम, बलिया वाला इधर साइड, तो बलिया पूरब में पड़ता है। तो देखिए जो होता है ना ये उत्तर से, तो अब इसका समझेंगे कि उधर से आता है ना, तो चौड़ाई थोड़ा कम होता है। क्या होता है? चौड़ाई। तो देखिए अभी पढ़ लेते हैं इसके बारे में, तब समझेंगे। भाबर क्षेत्र कंकड़ पत्थरों से निर्मित होता है। आपको बताया गया था भाबर क्षेत्र कैसे होता है, कंकड़ पत्थर से निर्मित है। भाबर क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत, सहारनपुर एवं लखीमपुर खीरी जिलों में, यहाँ तक कि देवरिया तक, जैसे कि लखीमपुर खीरी तक उसका चौड़ाई ज़्यादा है। क्या है? चौड़ाई ज़्यादा है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसका लेयर जो है ना पतला होता जाएगा। क्या होता जाएगा? पतला। जैसे ये हम बना दिए हैं यहाँ तक, जो टिक वो मारे हैं, ये सिग्नेचर का वो किए हैं रेड कलर का, तो वहाँ तक जो है ना चौड़ाई उसका थोड़ा ज़्यादा है, पतला मतलब मोटा लेयर है चौड़ाई का। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो पतला होता जाएगा। क्या होगा? जो भाबर प्रदेश है ना पतला होता जाएगा। पतला का मतलब कि भाबर प्रदेश थोड़ा कम होता जाएगा और तराई का क्षेत्र बढ़ता जाएगा। ये मेरा कहने का मतलब है। और देखिए, तो भाबर क्षेत्र की पश्चिम में चौड़ाई लगभग 34 किमी है, 34 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र का पश्चिम में चौड़ाई लगभग 34 किलोमीटर, मतलब पश्चिम में वहाँ से लेकर 34 किलोमीटर है वो लखीमपुर खीरी तक। उसके बाद लेकिन पूर्व की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ जाएंगे चौड़ाई हमारा कम हो जाता जाएगा। पूर्व की तरफ जाएंगे चौड़ाई कम होता जाएगा। तो चौड़ाई कम होते जाने का मतलब कि वहाँ से जब हम चालू करेंगे शामली से और सहारनपुर से, उधर से चौड़ाई बढ़ता जाएगा, यानी कि चौड़ाई बढ़ता जाएगा। अब वहाँ से चौड़ाई ज़्यादा होगा, उधर से जितना इधर आएंगे देवरिया साइड में, इधर देवरिया साइड में, या इधर से इधर आएंगे तो क्या होगा? ये ऑरेंज कलर वाला घटता जाएगा, घटता जाएगा और घटता जाएगा। मतलब ये कहने का मतलब है चौड़ाई घटता जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं भाबर क्षेत्र की पश्चिम में चौड़ाई, ये देख लिए हैं। तो भाबर के दक्षिण में स्थित अवसादों एवं दलदली मिट्टी वाला क्षेत्र तराई क्षेत्र कहलाता है। देखिए अवसाद दलदल जो होता है ना, अब जहाँ पानी लगा रहता है वहाँ दलदली होता है, अक्सर आप देखे होंगे। तो भाबर के दक्षिण में नीचे ही तो दक्षिण बोलते हैं। जो तो अभी हम पढ़े हैं भाबर, तो भाबर के नीचे वाले को दक्षिण बोलते हैं। तो नीचे वाले यानी कि दक्षिण में स्थित अवसाद एवं दलदली मिट्टी वाला क्षेत्र तराई क्षेत्र कहलाता है। उसी को तो हम आपको हरा वाला दिखाए थे। उसके बाद देखते हैं तराई क्षेत्र कहाँ तक फैला है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से स्टार्ट होता है तराई क्षेत्र भी, और सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया एवं कुशीनगर जिलों के भाग तराई क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर देखिए यह विशेष बात है, आपको बताया गया था तराई प्रदेश में क्या होता है, गन्ना यानी कि ईख का खेती बहुत ज़्यादा होता है। देखे होंगे आप ना, जितने ये पश्चिमी ऊपर वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर गन्ना का होता है। चले जाइए गोरखपुर में, गोंडा में, बस्ती में, सिद्धार्थनगर, बहराइच, यहाँ तक सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में गन्ना का खेती होता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में गन्ना की खेती होता है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है ना वो बताए ना कि भूगोल ही आपको बताता है कि कौन सा आपके यहाँ खेती होगा और कौन सा नहीं होगा। इसीलिए आपको खेती समझना है, कृषि इसको भी समझना जरूरी है। जैसे केसर का खेत, अब इसका डिस्कस करेंगे बाद में। तो देखिए, तो यह सब क्या होता है, गन्ना का होता है, धान का होता है एवं गेहूं की फसलों की अत्यधिक पैदावार होती है। गन्ना, धान एवं गेहूं, और देखेंगे आगे। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब सेकेंड हम देखेंगे, इसको 3 उपभागों में बांटा गया। सेकेंड यानी कि गंगा यमुना का मैदान, सेकेंड वाला जो क्या है, गंगा यमुना का मैदान। सेकेंड वाला क्या है दोस्तों, गंगा यमुना का मैदान, गंगा यमुना का मैदान। तो उसको हम देखेंगे गंगा यमुना का मैदान। तो देखिए गंगा यमुना को 3 उपभागों में बांटा गया है। कितने भागों में, उपभागों में। तो इसको भी गंगा यमुना को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। कितने भागों में, तो 3 पार्ट में। कौन कौन से, तो गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, प्रथम क्या है यानी पहला गंगा यमुना का ऊपरी मैदान। सेकेंड गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश, गंगा का मध्य परदेशी मैदान। थर्ड नंबर गंगा का पूर्वी मैदान, गंगा का पूर्वी मैदान। अब देखिए,
तो देखिए यह 3 में बांटे हैं, तो कौन कौन सा, देखिए आपको यहाँ पर 1 नंबर जो दिए होंगे, 1 नंबर इसको देखिए ऊपर होता है। देखिए वहाँ से सहारनपुर से लेकर गंगा नदी आते, देखिए जो है ना गंगा नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, और भी है नदियाँ, लेकिन यह दो जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी हैं। उनका जो क्षेत्र होता है ना वही सब मिट्टी से बनाई होती हैं। तो इनका जो ऊपर वाला भाग है यहाँ से लेकर जो अभी 1 नंबर तक है, तो वह ऊपरी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गंगा के यमुना। आपको मैप से बस समझिए, आपको मन में कंसेप्ट आपको बनेगा। गंगा के यमुना का ऊपरी मैदान, यह आप ओवरव्यू दिया जाए कि आपके माइंड में बस जाएगा डायग्राम से। तो गंगा यमुना का ऊपरी मैदान के ऊपर है तो ऊपरी मैदान। फिर 2 नंबर क्या है, बीच में है कि नहीं, मध्य में है कि नहीं, तो गंगा का मध्य मैदान। तो कहेंगे तो यहाँ पे तो आप गंगा यमुना का मध्य मैदान नहीं बोल रहे हैं, तो इसलिए नहीं बोल रहे हैं दोस्तों, आप जानते होंगे कि जो यमुना जी आती है ना तो वह प्रयागराज में संगम हो जाता है, प्रयागराज से उनका समाप्त हो जाता है, क्योंकि आकर क्या हो जाती हैं, गंगा में वो विलय हो जाती है, यानी कि संगम हो जाती है प्रयागराज से। तो प्रयागराज से केवल गंगा जी तो ही बहती है, तो अब गंगा जी बहेंगी तो गंगा जी का ही तो अब मैदान बोलेंगे। देखिए जो ऊपर है तो गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, उसके बाद गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश, गंगा का बीच वाला 2 नंबर जो दिया है, तो गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश। 3rd नंबर वाला क्या है, तो गंगा का पूर्वी मैदान, जो कि हमारा बलिया जो है, बलिया आता है, बलिया ये इसी में आता है, गंगा का पूर्वी मैदान में, हमारा भी इसी में आता है गंगा का पूर्वी मैदान। तो अब देखिए यह मैदान जो है ना काप मिट्टी द्वारा निर्मित है। किससे, काप मिट्टी द्वारा। तो कहेंगे काप मिट्टी क्या होता है, देखिए जो गंगा जी होती हैं या यमुना जी, तो अपने साथ जो हिमालय से आई हैं तो मिट्टी उट्टी सब कंकड़ संकड़ लेकर आती हैं यहाँ, लेते आते 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 वह सब मिट्टी जहाँ जो होता है ना, देखते हैं वर्षा जब बाढ़ आपके पास आता होगा तो अपने साथ मिट्टी और सब कचरा उचरा लेकर आ जाती होंगी। तो उसी तरह गंगा जी जब आती है ना बहुत मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो वो अपने साथ मिट्टी लेकर आते हैं। जो मिट्टी लेकर आती है ना उन मिट्टियों से ही काप मिट्टी बोलते हैं। वो आकर इस मिट्टी में मिला देती हैं, तो वो उसे ही क्या बोलते हैं, काप मिट्टी, अवसादी मिट्टी काप मिट्टी बोलते हैं। उन्हीं से इस मैदान का निर्माण हुआ है। काप मिट्टी द्वारा क्या है, इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। तो अब देखिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो तीसरा नंबर था दक्षिण का पठारी प्रदेश। तीसरा नंबर क्या था दोस्तों, दक्षिण का पठारी प्रदेश। तो देखिए दक्षिण का पठारी प्रदेश किसे बोलते हैं, देखिए इसका परिक्षेत्र देख लेते हैं कितना फैला हुआ है। तो इस भाग का कुल क्षेत्रफल यानी कि पूरा उत्तर प्रदेश में 45,200 वर्ग किलोमीटर केवल है दक्षिण का पठारी प्रदेश। दक्षिण का पठारी प्रदेश, देखिए यहाँ पर थोड़ा बारिश कम होता है, और क्या होता है ना कि यह उपजाऊ ज़्यादा मात्रा में मिट्टी नहीं होती हैं जितना यह गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र होता है, यमुना का उसके लेवल में यह उतना उपजाऊ नहीं होता है। मतलब यही एक कारण है कि यहाँ पर क्या होता है ना, थोड़ा गरीबी भी है और यह ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। और भी इसके कारण देखिए इस भाग का कुल क्षेत्रफल कितना है उत्तर प्रदेश में, तो 45,200 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड, आप लोग सुनेंगे, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड और बघेलखंड का भूभाग दक्षिण पठारी प्रदेश में सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड और बघेलखंड का भूभाग दक्षिण पठारी प्रदेश में सम्मिलित है। दोनों जो है ना बुंदेलखंड और बघेलखंड, यही दक्षिण पठारी का भाग है। यह जो क्षेत्र है ना, तो दक्कन के पठार का, देखिए दक्कन का पठार है, जो पठार बोलते हैं तो अलग अलग पठार हैं। तो दक्कन के पठार का ही उत्तरी विस्तार है। किसका है, दक्कन का पठार। जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे ना तो उसमें दक्कन के पठार का चर्चा करेंगे। आप बस केवल समझ लीजिए कि यह जो पार्ट है ना दक्षिण का पठारी प्रदेश, यह दक्कन के पठार का ही उत्तरी विस्तार है। इसकी उत्तरी सीमा पर, इसके उत्तर यानी कि ऊपर, इस पठार के ऊपर सीमा पर गंगा तथा यमुना नदी, अभी देखे हैं ना इसके ऊपर है ना था गंगा यमुना नदी का मैदान। तो ये गंगा यमुना नदी तथा दक्षिण यानी कि नीचे यानी कि दक्षिण मतलब नीचे पर विंध्य पर्वत श्रेणियाँ हैं। नीचे क्या है, विंध्य पर्वत श्रेणियाँ है। इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के, देखिए झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, प्रयागराज, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिले के कुछ भाग आते हैं। यानी कि सोनभद्र सब देखिए
अब देखिए एक इम्पोर्टेड होगा ना, जब खनिज का हम लोग खुद देखेंगे ना कि कहाँ कहाँ पर उत्तर प्रदेश में खनिज मिलता है, तो वह 12 जिलों में उत्तर प्रदेश का मिलता है। तो इन्हीं सभी पठारी प्रदेशों में ही मिलता है खनिज, जो कि जिप्सम, ग्रेनाइट और जो है कि चूना उना जो पत्थर होगा, यह इन्हीं सब 12 जिला में मिलेगा। दक्षिण का पठारी प्रदेश जो है ना, बहुत ही हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। यह एक खजाना है भारत के लिए, क्योंकि भारत के लिए भी है और यूपी के लिए भी। यहाँ से ही सब 12 जिलों से मिलता है हमारा सब चूना पत्थर, जिप्सम जो भी है, ग्रेनाइट श्रेनाइट सब मिलता है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। समझिए दक्षिण का पठारी प्रदेश कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इस क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई जो है ना, लगभग 300 मीटर है, परंतु यहाँ पर कुछ पठार हैं, पहाड़ी छोटे छोटे, जैसे कि परंतु कुछ जैसे मिर्ज़ापुर और सोनभद्र की कैमूर एवं सोनकर पहाड़ियाँ, यहाँ पर कैमूर है, सोनकर पहाड़ियाँ लगभग 600 मीटर तक की ऊंचाई है। इनका सामान्य ऊंचाई 300 मीटर है, लेकिन यह जो कैमूर एवं सोनकर की पहाड़ियाँ है ना, लगभग 600 मीटर तक की ऊंचाई है। बुंदेलखंड का निर्माण, जो कि यह बुंदेलखंड आप अभी पढ़ रहे थे, बुंदेलखंड और बघेलखंड, तो ये बुंदेलखंड का निर्माण कैसे हुआ है? तो देखिए प्राचीन नीस चट्टानों से किससे हुआ है? बुंदेलखंड का निर्माण प्राचीन नीस चट्टानों से एवं नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से हुआ है। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों, हम तीनों पार्ट यह देख लिए। तो यह हो गया हमारा यह तीनों, यानी कि भाबर एवं तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण का पठारी प्रदेश। इस प्रकार हमारा ना उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक रूप से बांटा गया है 3 पार्ट में, उसको हम लोग आज खत्म कर दिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा जलवायु पर, और उसके बाद कृषि पर। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी पर यहीं हम अपना वीडियो समाप्त।